अब साथियों हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और दूसरा अध्याय में कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं दुनिया के अंदर, उनकी क्या अवधारणा है उसकी हम विवेचना इस अध्याय में करेंगे। आगे वो कहते हैं कि राष्ट्र जो शब्द है ये एक संयुक्त विचार को प्रदर्शित करता है। आगे वो राष्ट्र की जो अवधारणा उसको समझाने की कोशिश करते हैं और इसको बताते हैं कि कुछ स्पष्ट स्वरूप से विभिन्न अभिप्रायों को एक साथ बिना अपना मूल स्वरूप खोए इसको मिलाकर एक समग्र के निर्माण से बनता है और यह तब तक संगति में रहता है जब तक इसके घटक संगति में बने रहते हैं। ये राष्ट्र के बारे में बताया उन्होंने। आगे वो प्रोफेसर होलकोम्स के उदाहरण को समझाते हैं कि राष्ट्रीयता जो है एक सामूहिक भावना है, एक तरह के भाईचारे का भाव है या एक निश्चित गृह राज्य में एक परस्पर अनुभूति है और इसके अंदर एक पिछली जो साझी विरासत होती है उनकी स्मृति इसके अंदर होती है, चाहे वो महान उपलब्धियां हों या फिर विनाश के समय की तकलीफें हों। एक दूसरा राइटर है वर्गिस, ये वर्गिस का जो कोड है उसके बारे में बताते हैं। राष्ट्र का अर्थ क्या है वो बताते हैं, एक जनगण जिसके पास एक साझी भाषा और साहित्य, साझा रीति रिवाज, सही गलत साझी चेतना और ये सारे लोग एक भौगोलिक रूप में स्वीकृत भूखंड पर निवास करते हों। ये राष्ट्रीयता के बारे में अर्थ समझा रहे हैं। उसके आगे एक प्रसिद्ध जर्मन लेखक हैं का जो विचार है उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि एक साझा चेतना, अनुभूति नस्ल के पुश्तैनी समाज में विभिन्न पेशों और सामाजिक हैसियत वाले पुरुषों का समूह का एक संघ होता है, जो राष्ट्र जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक साझा सभ्यता में अनुभूति और नस्ल, भाषा और रीति रिवाजों से आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो भावना है उन्हें विदेशियों से अलग पहचान दिलाती है, उन्हें विदेशियों से अलग पहचान और एकता का भाव पैदा करते हैं और ये जो भाव है ये राज्य के बंधन से बिल्कुल अलग होता है। आगे एक उदाहरण और देते हैं कि हमारा जो अपने लेखक हैं, राजनीतिक लेखक है काले, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक राष्ट्र एक समुदाय है जिसके जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से नस्लीय रूप से, जातीय, धार्मिक और भाषाई सूत्रों से जुड़े होते हैं। और इन सारे उदाहरणों से समझाते हैं कि यह समझना है कि देश के लिए यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि उसके लिए एक सुनिश्चित भूखंड होना जरूरी है। और इस अवधारणा का जो अनिवार्य तत्व है जो हमारे सामने आता है वह है नस्ल। नस्ल का अर्थ है एक पुश्तैनी समाज जिसमें धार्मिक सूत्र और साझा सभ्यता, जिनके स्मृतियों में साझा परंपरा, साझा इतिहास और साझा बंधन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। और अंत में जो है भाषाई एकता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से साथियों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दुनिया के जो विद्वान हैं वो राष्ट्र की जो निर्माण की अवधारणा उसमें 3 कारक जो है प्रमुख रूप से समझाते हैं, जो राष्ट्र की अवधारणा में प्रमुख तौर से उपस्थित हैं। और आगे कहते हैं कि दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं उनकी सारी चर्चा के बाद ये समझ में आता है कि ये 5 कारक हैं जिनके जुड़ने से राष्ट्र बनता है। वो इनमें से कोई भी एक चीज का विघटन हो जाए तो राज्य का या राष्ट्र का विघटन होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो 5 एकताएं हैं उसके बारे में बताते हैं। एक जो है भौगोलिक जगह यानी देश होना जरूरी है, दूसरा नस्लीय यानी नस्ल होना जरूरी है, तीसरा धार्मिक यानी एक धर्म होना जरूरी है, चौथा है सांस्कृतिक यानी एक संस्कृति होना जरूरी है, पांचवा है भाषाई यानी एक भाषा होना जरूरी है। और ये 5 तत्व हैं जो एक राष्ट्र को बनाते हैं। उसके बनाने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। ये दुनिया के लेखकों का निष्कर्ष है
ये गोलवल कर समझाते हैं इसके अंत में। उसके बाद से साथियों एक एक जो 5 चीजें हैं उसके एक एक मुद्दे पे अलग अलग समझाते हैं। तो पहले वो देश के बारे में समझाते हैं कि राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य है कि उसका कोई भूखंड हो, कोई भूभाग हो और वह सुनिश्चित हो, और यह भूभाग सीमाओं से बंधा हो, और इसी भूभाग के अंदर राष्ट्रीय जीवन का भौतिक आधार हो। यह जरूरी है राष्ट्र के लिए। बिना किसी देश के, बिना किसी भूभाग के राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो कहते हैं कि इसी जो भूभाग है इसी पर वो मालिकाने की तरह रहता है, अपनी संस्कृति का विकास करता है, धीरे धीरे करके उस विकास क्रम को आगे बढ़ाता है, उसी में फिर अपना एक राष्ट्रीय चेतना पैदा करता है, और इस तरीके से फिर आगे राष्ट्रीयता बनती है। इतिहास में ऐसे नस्लों के तमाम प्रमाण हैं जिन नस्लों ने किसी दूसरे देश पर कब्जा किया और एक समय के हिसाब से वहाँ की जो समझ है, जो नस्ल है, उसके आधार पे अपने आप को ढाल लिया। और इसमें वो उदाहरण देते हैं अमेरिका का, कि अमेरिका में जो नीचे जो कॉलोनी थी, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उसमें बड़ी संख्या में ब्रिटेन के लोग रह रहे थे। उसके साथ में बड़ी संख्या में यूरोप से जो ये काले लोग हैं, जो मजदूरी के लिए, जो काम कराने के लिए अंग्रेज लेके गए थे वहाँ, वो भी वहाँ जाके बसे थे। उन्होंने परस्पर मिलकर के एक समरूप समग्रता का निर्माण किया और स्वतंत्र राष्ट्रीयता प्राप्त की। और आगे वो बताते इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जहां प्राचीन राष्ट्र अपनी मातृभूमि को खोने के बाद अपनी राष्ट्रीयता से वंचित हो गए। वो इसका उदाहरण के लिए जैसे यहूदी हैं। यहूदी एक संपन्न राष्ट्र थे, लेकिन समय बदला और उनके राष्ट्र को जीत लिया गया, और ये राष्ट्र रोमन के जो अत्याचारी शासक थे उनके अधीन हो गया। उसके बाद जो यहूदी थे, जब वो अपनी प्राचीन धर्म और संस्कृति को नहीं बचा पाए, तो वो अपना देश छोड़कर, फिलिस्तीन को छोड़कर हिंदुस्तान पे आ गए। इस्लाम के हमले के बाद ये जो यहूदी थे ये पूरी दुनिया में बिखर गए, और ये यहूदी आज भी हैं। आज भी उनका धर्म भी है, संस्कृति भी है, भाषा भी है, और वे अभी भी वही पुराने यहूदी हैं, मगर वो केवल राष्ट्र से वंचित हो गए। उनका कोई राष्ट्र नहीं है। और राष्ट्र क्यों नहीं है? कि जो भौगोलिक आधार, जो देश था, उनका जगह था, उस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। इसलिए राष्ट्र बनाने के लिए पहली शर्त है कि उसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र हो, अपना देश हो। दूसरा उदाहरण उन्होंने पारसी जो लोग हैं उनके बारे में दिया, और ये कहा जब इस्लामिक शासक आए और उन्होंने पारसियों पर अत्याचार किए, उनका अपमान किया, उनके धर्म का अपमान किया, तो वे वहां से निकल करके हिंदुस्तान आ गए, और यहां पर आकर के उन्होंने भाईचारे का हाथ बढ़ाया। और आज भी इस नए देश में वे अपने धर्म और संस्कृति के साथ एक संपन्न समुदाय हैं, लेकिन जो पारसी हैं उनका कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उनकी राष्ट्र की जो जगह थी वो उनसे छीन ली गई। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि किसी राष्ट्र को बनाने के लिए एक भौगोलिक जगह, एक देश का होना अनिवार्य है। अब दूसरा जो विषय है वो नस्ल है। नस्ल के बारे में समझाना शुरू करते हैं। नस्ल जो है एक ऐसे समाज की विरासत है जिसके पास साझा रीति रिवाज, एक भाषा, गौरव और विनाश की साझी स्मृतियां हैं, वो नस्ल है। वो यह एक समान उद्भव स्रोत की एक ऐसी आबादी है जिसकी एक साझा संस्कृति है, और इस प्रकार की जो जाति है, इस प्रकार की जो नस्ल है, वो राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। आगे वो कहते हैं कि यहां तक कि जो विदेशी मूल के थे वे निश्चित रूप से जो मात्र नस्ल है उसमें घुल मिल गए और इस नस्ल में एकीकृत हो गए थे। आगे कहते हैं जो बाहर से आए, इनको जो मूल नस्ल है उसके साथ न केवल आर्थिक रूप से बल्कि इनको धर्म, संस्कृति, भाषा के साथ एक रूप हो जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते, यदि वे जो विदेशी हैं वो ऐसा नहीं करते, तो वो इस राष्ट्र का अंग नहीं बन सकते।
और आगे कहते हैं जब ये नस्लें जो यहाँ की मात्र नस्ल है उसमें समाहित हो जाते हैं तो इनका धर्म और संस्कृति और स्वयं का जो राष्ट्र है वो भी नष्ट हो जाता है और उसके बाद से वो इस राष्ट्र की नस्ल में समाहित हो जाते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस राष्ट्र के अंग नहीं हो सकते। आगे वो कहते हैं कि जो नस्ल होती है ये किसी राष्ट्र का शरीर है और इस नस्ल का पतन होते ही उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। इस पूरी थ्योरी से वो समझाते हैं कि नस्ल का होना किसी राष्ट्र के लिए बिल्कुल अनिवार्य तत्व है, इसके बिना राष्ट्र नहीं बन सकता। उसके बाद से वो धर्म और संस्कृति के बारे में समझाते हैं और धर्म के बारे में कहते हैं जहां धर्म लोगों के जीवन का, उनकी सांसों का निर्माण करते हों, जहां समाज की हर क्रिया धर्म से संचालित होती है, जहां सांसारिक और आध्यात्मिक प्रेरकों के मूल में है, वहां इन दोनों कारकों के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल है। ये धर्म और संस्कृति के बारे में बोल रहे हो और वे ऐसे हो जाते हैं जैसे एक ही हों, यानी धर्म और संस्कृति एक ही हों, ऐसे हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं जो संस्कृति है युगों से चले आ रहे रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक क्षण हैं और उसके साथ में जो दूसरी परिस्थितियां हैं जिसमें खासतौर से जो धार्मिक विश्वास हैं और उससे जुड़े हुए जो दर्शन हैं, ये सब जो है सामाजिक मानस पर पड़ने वाला समेकित प्रभाव होती हैं, जिसको संस्कृति कहते हैं। और इसी विकास में एक नस्लीय चेतना का निर्माण होता है जिसको नस्लें कहते हैं। इसी विकास क्रम में एक नस्लीय चेतना का निर्माण होता है और ये नस्लीय चेतना या धीरे धीरे मुक्तता उस धर्म और दर्शन है उसका परिणाम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नस्लीय चेतना पर अपनी एक विशिष्ट छाप को छोड़ता है, जो सामाजिक जीवन है उसको नियंत्रित करता है और उसको गढ़ता है। जिस देश में जहां पर जो धर्म है वो विशिष्ट पहचान का कारक नहीं बनता, उस देश में वहां पर संस्कृति जो विशिष्ट राष्ट्रीयता का निर्माण करती है। जैसे हिंदुस्तान में हर कार्य जो है चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, सब धर्म से नियंत्रित होते हैं। हिंदुस्तान के हर कार्य चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, वो हिंदू धर्म के अनुरूप होते हैं। और हम जो हैं, हम व्यक्ति के रूप में जो हैं, हम वो हैं जिसको ये महान धर्म बनाता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जो हम कई बार ये कह चुके हैं कि जो व्यक्ति है आज की तारीख में, हम जो हैं, जो इंसान हैं, वो इस इंसानों को इस धर्म ने, इस संस्कृति ने बनाया है। मनुष्य स्वतः अपने आप नहीं बनता, मनुष्य को उसका धर्म, उसकी संस्कृति वो मनुष्य को बनाती है। यानी जो राज सत्ता है या जो पूरी ये व्यवस्था है ये तय करती है कि मनुष्य कैसा होगा, कैसा बनेगा, मनुष्य के अंदर क्या चीजें होंगी। ये मनुष्य खुद तय नहीं करता, ये व्यवस्था, ये संस्कृति, ये धर्म तय करता कि आप कैसे हो गए। इस बात को ध्यान रखना है। और हमारी जो नस्लीय भावना है, जो ये नस्लीय एकता है, ये हमारे धर्म की संतान है। धर्म ने इसको पैदा किया है, जो नस्लीय चेतना है। इसलिए ये जो संस्कृति है ये हमारे लिए कुछ नहीं, बल्कि ये धर्म जो है ये धर्म का उत्पाद है। धर्म का उत्पाद संस्कृति है। ये इस तरीके से जैसे शरीर में हमारा कोई अंग होता कि शरीर को अंग से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए धर्म और संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता और धर्म और व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां के समझाते कि प्रत्येक जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र बनता है, प्रत्येक राष्ट्र जो है अपना धर्म और संस्कृति को धारण करता है तथा उसे कायम रखता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय विचार को संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हैं।
ये उन्होंने नस्ल का जो महत्व है, नस्ल का, धर्म का और संस्कृति का, धर्म संस्कृति और व्यक्ति के जीवन का, इस सारे प्रभाव को यहाँ तक उन्होंने समझाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आजकल जो चल रहा है, क्योंकि 1939 में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा थी और उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है, और धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है। तो ये कहते हैं कि इस तरीके की धारणा आजकल लोग समझा रहे हैं कि धर्म जो है निजी मामला है, इसका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म की गलत अवधारणा के आधार पर आधारित है, और इस धारणा से कहना राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये धारणा गलत है। हमको समझना साथियों यहाँ पे कि विवाद केवल इसी बात का है, चाहे हिंदुत्व की थ्योरी हो, हिंदू राष्ट्र का पूरा दर्शन हो, हिंदुत्व का जो ये विचार है या जो ये समझ है नस्ल की, साझी विरासत की, धर्म संस्कृति की, इसको कोई नहीं नकार रहा। मगर जो परिस्थिति बदली है राजाशाही खत्म होने के बाद से, जो समय बदला है, उसके हिसाब से जब 4 धर्म हमारे देश में हो गए हैं, तो राजनीति से केवल धर्म को अलग कर रहे हैं। राजनीति में धर्म नहीं होगा, केवल इस बात को अलग कर रहे, उसी को लेकर के ये सारा विवाद है। और हिंदुत्व की थ्योरी राजनीति से, धर्म से राजनीति चलाने की थ्योरी बनाई गई। अब ये धारणा जो है, इसके अंदर भी वही विवाद है कि राजनीति में को धर्म से अलग रखना है। और ये जो पूरी समझ है, जितना भी चाहे हिंदुत्व का दर्शन है, जो हिंदू दर्शन के जो भी लोग हैं, वो राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर रहे, वो धर्म को ही राजनीति कह रहे, धर्म से ही राजनीति चलानी है ये कह रहे हो। ये बुनियादी फर्क है जिसको हमको ध्यान रखना है, वो यही विवाद का बिंदु है इन सारी थ्योरियों का, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और वे कहते हैं कि धर्म तो बहुत बड़ा मामला है, ये जो राजनीति है ये तो धर्म का एक छोटा सा मामला है, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, यानी धर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। और इस धर्म को राजनीति के अंदर निश्चित तौर पर इसका जो महत्व है, उसके महत्व के अनुपात में इसको स्थान मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म को स्थान मिलना चाहिए, ये गोलवलकर कह रहे हैं। तो ये मुख्य लड़ाई है जिसको साथी ध्यान रखना अच्छी तरीके से। राजनीति में धर्म होगा, राजनीति धर्म से चलेगी, या राजनीति धर्म को अलग करके स्वतंत्र रूप में चलेगी, बस यही विवाद है। पूरी झगड़ों की जड़ यही है, यही तत्व है जिसको ध्यान रखना। यदि आरएसएस और हिंदू दर्शन के लोग इसको स्वीकार कर लें कि ठीक है राजनीति अलग है, स्वतंत्र चलने दो, और धर्म को स्वतंत्र रूप में चलने दो, तो ये सारा विवाद ही खत्म हो जाए, सारा विवाद नष्ट हो जाए, ये हिंदू राष्ट्र वाला विवाद ही खत्म हो जाए। तो ये मूल है, झगड़े का मूल तत्व है जिसको हमको ध्यान रखना है। उसके बाद से यूरोप के देशों के बारे में समझाते हैं कि जो यूरोप के देश है वहां कोई राजधर्म नहीं है, मगर हम ये पाते हैं कि जो वहां का धर्म है उसको जो राजा है वो पालता है, वो उसके जो गुरु है उनको वेतन देता है। इस तरीके से आगे उन्होंने समझाया। तो उनका ये कहना है कि राजधर्म नहीं है, मगर फिर भी राज इस धर्म को पाल रहा है यूरोप के अंदर। आगे वो कहते हैं कि समाजवादी सिद्धांत है, वो भी जो है धर्म को नकारते हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि इसको हम यहीं छोड़ते हैं, आगे इसको हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। इस प्रकार से साथियों वो धर्म और संस्कृति के आधार को बताते हैं, और ये कहते हैं कि एक राष्ट्र के लिए धर्म और संस्कृति दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इन सारे सभी तत्वों को समझाते हुए वो धर्म और संस्कृति की जो आवश्यकता है उसको साथी समझाते हैं। और अब उसके आगे वो भाषा के बारे में बात करते हैं, और वो आगे कहते हैं कि जो नस्ल है इसका जो विकास होता है, इस विकास क्रम में ये नस्ल अपनी खुद की एक भाषा पैदा करती है, और इसी भाषा में इसकी संस्कृति, इसके धर्म, इसका इतिहास और इसकी जो परंपराएं हैं उनका प्रतिबिंबन होता है। यानी इसी भाषा से
ये सारी चीजें प्रतिबिंबित होती हैं और इन पर किसी दूसरी भाषा को थोपना ये गलत है, क्योंकि ये नस्ली भावना की अभिव्यक्ति है। यदि किसी राज्य से उसकी भाषा छीन लो तो उसका पूरा साहित्य खत्म हो जाता है, पूरा उसका इतिहास खत्म हो जाता है और उसके राष्ट्र का अंत हो जाएगा। इसलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है जो किसी राष्ट्र को लिए जरूरी है। और हर राष्ट्र के अंदर धर्म, संस्कृति और भाषा, ये तीनों कारक मिलकर के राष्ट्र को बनाते हैं। हर राष्ट्र के अंदर धर्म, संस्कृति और भाषा, ये तीनों कारक मिलकर के संयुक्त कारक का निर्माण करते हैं। और इसके बारे में उदाहरण देते हैं कि जैसे अफगानिस्तान का जो गांधार इलाका है वो पहले हिंदू संस्कृति में था, हिंदू साम्राज्य था। उसके बाद से फिर बौद्ध धर्म वहाँ के लोगों ने अपना लिया। धीरे धीरे करके हिंदू संस्कृति का जो है नष्ट होना शुरू हुआ और एक समय के बाद वो हिंदू संस्कृति, जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने उस पूरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। इस कारण से जो गांधार था वो मृत हो गया। इसलिए जहां पर धर्म, संस्कृति और भाषा का विनाश होता है तो वहां पर उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने पारसी धर्म का दिया। आज जो है पारसी राष्ट्र जो है वो कहाँ है? वो नष्ट हो गया है, क्योंकि उनका जो धर्म, संस्कृति और भाषा है उसका विनाश हो गया है। इस कारण से जो पारसी राष्ट्र था उसका विनाश हो गया है। इस तरीके से साथियों, भाषा का जो महत्व है उस भाषा के महत्व को समझाते हैं। और यहाँ पर उस अध्याय के अंदर जो 5 प्रमुख कारक हैं राष्ट्र को बनाने के, उसकी थ्योरी को, उसकी आवश्यकता को समझाते हैं। तो साथियों, अब ये दूसरा जो अध्याय है अब ये यहीं खत्म होता है।